नमस्कार दोस्तों, यदि आप आरईएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरईएस 2023 की, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी इंडियन इकोनॉमी है, उससे 7 से लेके 8 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है और काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है और काफ़ी कम टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी कराने वाला हूँ, फ्री के अंदर है, कोई इसमें पैसा नहीं है। तो आप 7 से 8 क्वेश्चंस आप इजीली वो कर सकते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सब्सिडी। तो शुरू करते हैं हम सब्सिडी को। देखिए दोस्तों, सब्सिडी होती क्या है? सब्सिडी, देखिए, सब्सिडी होती है सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। यानी सरकार क्या करती है, नागरिकों को क्या देती है, आर्थिक सहायता देती है। ठीक है। अब सब्सिडी होती क्या है? सब्सिडी उत्पादन की आर्थिक लागत, यानी मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्शन किया, मान लीजिए जैसे कोई पेन बनाया, तो उस पेन बनाने की जो कॉस्ट है और उस पेन को हम जब बेचते हैं यानी विक्रय करते हैं, सेल करते हैं, तो उन दोनों के बीच में कितना अंतर है। यानी हम मान लीजिए मैंने एक पेन बनाया, उस पेन की जो लागत है मेरे पास पड़ी 10 रुपये और उस पेन को मैंने बेचा 12 रुपये में। तो 12 रुपये और 10 रुपये के बीच का अंतर है 2 रुपये। तो ये जो 2 रुपये हैं, ये 2 रुपये जो हैं, ये इसको बोलते हैं सब्सिडी। यानी कि मान लीजिए मैंने पेन बनाया और मेरा पेन बिक नहीं रहा है, तो मैं सरकार के पास जाऊंगा कि मेरा पेन बिक नहीं रहा है क्योंकि बाकी जो कंपनी है उनसे मैं कॉम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी नया व्यक्ति हूँ। तो सरकार क्या बोलेगी, आप टेंशन ना लें, आपको हम सब्सिडी देते हैं 2 रुपये। तो सरकार मेरे को सब्सिडी देगी 2 रुपये। 2 रुपये सब्सिडी देगी जिससे कि मैं अपना जो पेन है वो मार्केट में बेच सकूँ, यानी अदर जो कंपनीज हैं उनसे कम्पीट कर सकूँ। तो इस प्रकार से सरकार सहायता करती है सब्सिडी के रूप में। ठीक है। अब बात करें कि सब्सिडी को और क्या बोलते हैं, तो सब्सिडी के कई नाम हैं, जैसे राज सहायता भी बोलते हैं उसको, उसको उपादान भी बोलते हैं। इसके अलावा देखो, एक और नाम है, काफ़ी अद्भुत नाम है, मैंने भी पहली बार सुना है। एक है इमदाद, एक है अनुदान या फिर आर्थिक अनुदान भी बोल सकते हैं, और है सहायकी। तो जो सब्सिडी हैं उसको कई नामों से जाना जाता है, राज सहायता के नाम से, उपादान के नाम से, इमदाद के नाम से, अनुदान के सहायता, अनुदान या फिर आर्थिक अनुदान के नाम से, सहायकी के नाम से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अब बात करें कि जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी का उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार देती है। तो देखो दोस्तों, सब्सिडी को देने का उद्देश्य है सामाजिक न्याय को बढ़ाना, आर्थिक उत्पादन को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना और बाजार के असंतुलन को दूर करना। देखो, जैसे मैंने बताया कि आप मान लीजिए आप आपकी एक कंपनी है जो कि पेन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। अब आपने मान लीजिए पेन बनाया आपने 10 रुपये में। ठीक है। और आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपये पड़ी और आपने उसमें 3 रुपये प्रॉफिट जोड़ के आपने उसको मार्केट में 13 रुपये में बेचने का प्रयास किया। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं, मान लीजिए जैसे सेलो की कंपनी है, वो अपना पेन बेच रही है 11 रुपये। अब आपका पेन है 13 रुपये का, सेलो का पेन है 11 रुपये, तो आपका पेन नहीं बिकेगा, सेलो का पेन बिकेगा। 11 रुपये का है, क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है सेलो की वो ज़्यादा है। अब आप क्या करोगे, सरकार के पास जाओगे, सरकार से बोलोगी कि मेरा पेन जो है वो 13 रुपये में पड़ रहा है और मैं उस पेन को नहीं बेच पा रहा हूँ। तो सरकार आपको बोलेगी कि हम आपको 2 रुपये क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं। यानी कि 13 रुपये में से 2 रुपये कम किया, यानी कि 11 रुपये। अब आप और जो सेलो कंपनी है उन दोनों की प्राइस सेम होगी, तो अब आपका पेन भी बिकने लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कंपनी है उसको ग्रोथ मिलेगी। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सामाजिक न्याय भी बढ़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, और अगर प्रोडक्शन होगा तो हम निर्यात भी ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा जो बाज़ार में असंतुलन है, जैसे मान लीजिए कि मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई है वो भी कंट्रोल में रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए। तो इस प्रकार से इसका जो उद्देश्य है वो हमने देखा सब्सिडी का। इसके बाद में बात करें हम सब्सिडी के प्रकारों की। तो देखिए दोस्तों, सब्सिडी के कई प्रकार होते हैं, जैसे जैसे कि खाद्य सब्सिडी भी होती है, इसके अलावा उर्वरक सब्सिडी होती है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पे आप ईंधन सब्सिडी देख सकते हैं, ईंधन सब्सिडी होती है। इसके अलावा सरकारी सेवाएं होती है। ठीक है। इसके अलावा प्रोत्साहन सब्सिडी होती है, कृषि सब्सिडी होती है,
तो सब्सिडी कई प्रकार की हो सकती है, सब्सिडी कई प्रकार की हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि किस किस में कौन कौन सी सब्सिडी होती है। जैसे कि हम बात करें कि जो खाद्य सब्सिडी है उसमें क्या क्या होती है। जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये हमारा टॉपिक भी है जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पीडीएस में क्या करते हैं, पीडीएस में सरकार क्या करती है, जो गरीब लोग होते हैं उनको कम प्राइस पर क्या कराती है, अनाज अवेलेबल करवाती है। तो ये भी एक क्या है, खाद्य सब्सिडी है। इसके अलावा मिड डे मील, जिसमें जो सरकारी स्कूल्स होती हैं उनमें बच्चों को खाना दिया जाता है, तो ये भी क्या है, सब्सिडी। इसमें प्रधानमंत्री पोषण अभियान को भी हम जोड़ सकते हैं, ये भी एक खाद्य सब्सिडी है। इसके बाद पोषाहार सब्सिडी, यानी कि देश में या किसी राज्य में पोषण को बढ़ाने के लिए जो सरकार सब्सिडी देती है उसको भी हम खाद्य सब्सिडी में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, AAY, तो इसमें देखो क्या होता है, एक होता है APL यानी अबव पॉवर्टी लाइन, एक होता है BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये AA क्या होता है, यानी कि जो BPL होते हैं, यानी जो गरीब होते हैं, उन गरीबों में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना। यानी उनको इस स्कीम की सहायता से, इस योजना की सहायता से सरकार क्या कर देती है, उन जो BPL में देती है उनसे भी कम प्राइस पर क्या कराती है, अनाज या ये जो खाद्य चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवाती है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में उर्वरक सब्सिडी की बात करें तो उर्वरक में जैसे यूरिया सब्सिडी किसानों को देती है, NPK, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं आगे देखिए, आगे है ईंधन सब्सिडी, जिसमें है LPG सब्सिडी में एक स्कीम है पहल, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। अब देखिए सरकार क्या करती है, जैसे मान लीजिए आपका 1000 रुपये का सिलेंडर है, तो आप पहले तो 1000 रुपये में खरीद लेते हो, लेकिन बाद में क्या करती है, आपके अकाउंट में 500 रुपये या जितना भी आप सरकार डिसाइड करती है तो वो आपके अकाउंट में वापस से सब्सिडी के रूप में आ जाता है। इसके बाद में बात करें कि सरकारी सेवाएं, जैसे कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें शिक्षा, इसके अलावा जो स्वास्थ्य, कौशल विकास, ये सब सरकारी सेवाएं हैं जो भी, वो भी एक प्रकार से सब्सिडी होती है। इसके बाद में बात करें प्रोत्साहन सब्सिडी की। देखिए प्रोत्साहन सब्सिडी में देखो सेज में टैक्स छूट देती है। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, ये नए नए सेज ओपन करती हैं, जिससे क्या हो कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, जिससे कि राज्य या फिर देश का जो आर्थिक विकास है वो आगे बढ़ सके। तो उनको टैक्स छूट देती है। और सेज के अंदर ज़्यादातर जैसे IT कंपनीज हुई या इंडस्ट्रीज हुई, इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि एम्प्लॉयमेंट और बढ़ सके। इसके अलावा मेक इन इंडिया है, तो मेक इन इंडिया के अंदर भी क्या दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के निर्यात हम कर सकें, जिससे कि हमारे को हमारा जो आर्थिक विकास है वो बढ़ सके। इसके अलावा ऋण यानी कि लोन पर भी सब्सिडी दी जाती है ताकि बर्डन को कम किया जा सके किसी कंपनी या किसी व्यक्ति पर। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया के लिए, जैसे कि सरकारें बोलती है कि आप स्टार्टअप शुरू कीजिए, हम 3 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ये क्या है, 3 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, तो आप जो आपकी कंपनी है वो ग्रोथ कर सके, आप टैक्स से फ्री हो सके, और आपका जो प्रोडक्शन है या फिर जो आपका जो कंपनी का एक्सपांड है वो बढ़ सके। तो ये भी एक सब्सिडी है। इसके अलावा एक आती है PLI स्कीम। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। यदि मान लीजिए आपकी कंपनी पर 5% टैक्स लग रहा है, तो अब आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे, यानी कि 5% की जगह 3% टैक्स आपको देना पड़ेगा, यानी 2% का आपको क्या मिल गया, इंसेंटिव मिल गया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सब्सिडी है। इसके बाद में हम कृषि सब्सिडी की बात करते हैं, तो कृषि में भी अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, जैसे रेड बॉक्स हैं, अम्बर बॉक्स हैं, ब्लू बॉक्स हैं, ग्रीन बॉक्स हैं। अब देखो ग्रीन बॉक्स में तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि हम कितनी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो क्लाइमेट चेंज है उसको लड़ने के लिए दी जाती है, तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। इसके बाद में ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं। देखिए ब्लू बॉक्स में क्या होता है, जैसे विकासशील देश होता है तो उसके लिए 10% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, और जो विकसित देश हैं उनके लिए 5% का प्रावधान किया गया। यानी कि ये इसमें कंडीशंस रखी जाती है ताकि जो व्यापार में जो विकृति आती है, यानी एक जो देशों के बीच में, उसको कम किया जा सके। कई बार भारत का
जो टकराट हैं वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से होता है। इसके बाद में आती है एम्बर बॉक्स, जो कि एम्बर बॉक्स भारत में नहीं है, और रेड बॉक्स भी भारत में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स आपको याद रखनी है। ग्रीन बॉक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ब्लू बॉक्स में है कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि जो 10% दिया जाता है किनको, जो विकासशील देश हैं वो 10% दे सकते हैं, और जो विकसित देश हैं वो 5% दे सकते हैं सब्सिडी के तौर पर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सब्सिडी के लाभों की, यानी कि क्या बेनिफिट्स हैं सब्सिडी के। तो देखो, कमजोर और वंचित वर्ग को कल्याण को बढ़ाती है। इसके अलावा सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय को सुनिश्चित, संसाधनों का समता मूलक वितरण सुनिश्चित। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, यानी सभी का विकास हो। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी चुनौतियों का सामना करने में जैसे PDS देते हैं, जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके। इसके अलावा कई कौशल योजनाएं, शिक्षा, ये सब चीज़ें देती है ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। तो सब्सिडी का लाभ क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी चुनौतियों का सामना करना है, और राज्य का कल्याणकारी स्वरूप सुनिश्चित करना। तो अब आगे बात करते हैं हम सब्सिडी की चुनौतियों की। तो सब्सिडी की क्या चुनौतियां? देखिए, सब्सिडी की चुनौतियों में देखें तो सबसे पहले तो सरकार का राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब्सिडी देती है तो सब्सिडी वापस नहीं ली जाती है, तो राजकोषीय घाटा यानी जो सरकार का जो घाटा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा लीकेज की समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जब PDS को डिटेल में पढ़ेंगे तो PDS में जैसे पहले जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहाँ पे जो अनाज होता था उसको, जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसको बेच के जो लो क्वालिटी का है वो दे दिया जाता था, तो लीकेज की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ जाती है, जिससे कि प्रतिस्पर्धा के नियमों के जिससे जो प्रतिस्पर्धा के नियम हैं वो उनके विरुद्ध हो जाती है। तो सब्सिडी की कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार जो ये जैसे लीकेज की समस्या है, ये जो भ्रष्टाचार की समस्या है, इनको भी कम करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक योजना लेके आई है जिसको बोलते हैं DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना। इसमें सरकार क्या करती है? सरकार जैसे अनाज या ये सब चीज़ें देने के बजाय डायरेक्ट क्या करती है? अकाउंट में पैसे डाल देती है, जिससे कि जो बिचौलियों का जो रोल है वो कम हो जाता है, लीकेज की समस्या कम हो जाती है, और जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाता है। तो जो DBT है, उस DBT की आपको याद रखना है कि जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2013 को की गई थी। DBT की सबसे बड़ी योजना 1 जनवरी 2015 को पहली योजना आपसे पूछे कि DBT में जो सबसे पहली योजना है वो कौन सी थी, तो वो है पहली योजना, 1 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और इसमें क्या किया गया था? जो LPG सिलेंडर हम जब खरीदते थे तो उस पर हमारे को सब्सिडी मिलती थी हमारे अकाउंट में, यानी कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाते थे सब्सिडी के तौर पर। अगर DBT की दूसरी सबसे बड़ी योजना की बात करें तो PM किसान योजना। इस PM किसान योजना में क्या किया गया? जो किसान हैं उन किसानों को एक साल में 6,000 रुपये देने का प्रावधान था, जो कि 3 किस्तों में था। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें देने का प्रावधान था। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की ही एक योजना है, जिसमें किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं। तो ये हमारी सब्सिडी थी। आज सब्सिडी वाला जो टॉपिक है हमने डिटेल में पढ़ लिया कि सब्सिडी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं और इसका क्या सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था। आगे हमारे और भी जो भारतीय इकोनॉमी के जो टॉपिक हैं उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप जो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपका कोई वीडियो छूटे ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।